प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सभी छायाकार साथीगण और मेरे साथ आए हुए भाई सुनील शर्मा जी, राजपुर अलावत जी पंचकुला से हैं, ये अम्बाड़ा से हैं, वो रवि नसीरपुर जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस लोकसभा को खाली हुए। अगर आप संवैधानिक तरीके से देखें तो ये इलेक्शन होना जो था वो मैंडेटरी था, लेकिन क्योंकि समय था बहुत कम और रूलिंग पार्टी का हालात आप लोगों को पता है, अगर उनका समय होता अच्छा तो इतने समय भी करवा देते, वो करवाना नहीं चाहते थे। और जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने इसलिए शोर नहीं मचाया कि अगर वो बाई देवे कोर्ट में जाएंगे कुछ इतनी देर में फिर समय हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ है। अब जनरल इलेक्शन आ गया है अप्रैल मई में। लोकसभा का हालात जो है लोकसभा अम्बाड़ा की, वो आप सभी लोगों के सामने है। पिछले लगभग 10 साल से तो अम्बाड़ा के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है हर तरह से, चाहे वो मैं सबसे पहले अगर बात करूंगा, मैं उद्योग जो यहाँ पर अम्बाड़ा में लगने थे या बहुत पहले लगे हुए थे, वो आज पूरी तरह से बंद होने के कगार पर हैं। और जो अम्बाड़ा शहर की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए था। रेल कोच फैक्ट्री आप लोगों को तो हमारे से ज़्यादा पता है, यहाँ पर आकर के चली गई, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने कभी हल्के के बारे में सोचा ही नहीं। आपके पड़ोस में चाहे वो पंजाब है चाहे वो हिमाचल है, दोनों प्रदेशों के अंदर उन्होंने सुविधाएं दी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपके पंजाब के साथ साथ जो एरिया है, डेराबस्सी है, उधर काला आंब है, बद्दी है, आपका जो सारा इंडस्ट्रीज का जो हब यहाँ पर होना था वो सारा इधर उधर चला गया। ये मैं कहूँगा कि जो अम्बाड़ा पार्लियामेंट का, क्योंकि ये जो मेन काम होते हैं और विशेषकर जो सेंटर से संबंधित होते हैं वो तो आपका मेंबर पार्लियामेंट ही उसको उठाएगा, लोकसभा में उठाएगा, चाहे प्रदेश की सरकार के साथ उठाना पड़े। लोकसभा का जो नुमाइंदा होता है उसकी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो कम से कम 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने 2014 में, आप लोगों को शायद पता ही होगा, मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद तो मैं रेगुलर इसमें ध्यान तो मेरे है ही। दूसरी बात आती है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक लिखा था एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उन्होंने वादे भी किए थे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के बारे में बीजेपी सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी बीजेपी की सरकार का तो एजुकेशन के प्रति जो रवैया है,
आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये एजुकेशन के तो मैं कहूँगा कि ये दुश्मन है एजुकेशन के, क्योंकि इनका जो एजेंडा है कि लोग अनपढ़ रहेंगे तो इनके अंधभक्त बनेंगे। इनको अंधभक्तों की जरूरत है, काम की जरूरत नहीं है। काम तो आपके सामने, काम करना बीजेपी की सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। तीसरी बात आपके यहाँ आती है रेलवे लाइन की। यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की रेलवे लाइन बहुत पुराने समय से ये लोगों की मांग है और बहुत बार बातें चलती भी रही है। कभी कहते हैं इसका एस्टीमेट बन गया है, कभी इसका कुछ बन गया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। और उसके बगैर, जिसकी वजह से अब मैं कहूँगा कि यहाँ का जो व्यापारी है उसका व्यापार बहुत फला फूला नहीं है। जैसा पुराने ज़माने से चल रहा था वही आज भी व्यापारी उसी हालत में है। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा मेडिकल एजुकेशन की या मेडिकल फैसिलिटीज़ की। अम्बाड़ा के अंदर कोई ठीक ढंग का, बल्कि मेडिकल कॉलेज तो एक कम से कम, अम्बाड़ा जो है इतना पुराना ज़िला है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में सबसे पुराना ज़िला होगा। जो पहले कभी हम पढ़ते थे 5 ज़िले होते थे हरियाणा के अंदर, उनमें अम्बाड़ा ज़िले का नाम आता है। और आज तक यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो चाहे यहाँ सीवरेज की हालत देख लो, चाहे यहाँ सड़कों की हालत देख लो, आप पानी की हालत देख लो, इतनी बुरी हालत है। सीवरेज का काम पीछे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम बहुत वार लेवल पर सीवरेज का काम हुआ था, लेकिन वो थोड़ी सी कमी रह गई कि वो जब तक वो फाइनल स्टेज में होना था, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके सरकार बदल गई थी। और उसके बाद उस सीवरेज का ऐसा हाल है जैसे सीवरेज यहाँ पर है ही नहीं। इतने पुराने शहर में पहले सीवरेज नहीं था, नहर के पानी का यहाँ पर वाटर वर्क्स नहीं था। ये भी उस पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसी ने बनाया, कुछ सुविधाएं दी थी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है लगभग 10 साल से, वो लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। उनका जो एजेंडा है कुछ और है। और दिक्कतों की अगर बात करें तो आपका जो नगर निगम है यहाँ का, मेरे ख्याल से उससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, लोगों को परेशान करने का अड्डा मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता उससे बड़ा। ये 2-3 तरह के इन्होंने पोर्टल बनाए हुए हैं। वो पोर्टल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए हैं। उससे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। और गांव की बात करें तो ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शहर में नेट नहीं चलता, जब नेट नहीं चलता तो अपने आप फिर प्रॉब्लम है। तो मैं आज, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया है, इलेक्शन तो आ गया, आप मान के चलो कितना टाइम रहेगा, मैंने अपने मन की बात जो थी वो आप लोगों को बतानी थी आज। इसीलिए मैंने आप सभी साथियों को तकलीफ़ दी है। आपके आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं, अगर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने मुझे मौका दिया तो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप बोले हैं, इनको सभी को प्रायोरिटी के बेस पर, इन सभी पर गौर किया जाएगा पूरी तरह से। और अगर मौका मिल जाता, आगे सही ढंग से कुछ बन जाता है, तो ये पहले साल में जो ये बातें कही है ये सारी पेपर पर आ जाएंगी। 1 साल के, देखो समय तो लगता किसी भी चीज़ में, ये सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट में पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनना है, क्या बनना है,
आप जैसे साथियों से सब शहर की जो दिखते हैं, क्या होना चाहिए, जो हमारी समझ में आएगी वो हम करेंगे। हर जो आदमी थोड़ा सा भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, उनसे बात हम कोशिश करेंगे भाई हर आदमी से तालमेल करके शहर के डेवलपमेंट का जो खाका है वो पूरा किया जाए। और वो मैं आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे मौका मिल गया तो 1 साल के अंदर आपका ये खाका बन जाएगा और 4 साल फिर काम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसको बात को सिरे चढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। अम्बाला में जो प्रोजेक्ट्स बड़े नहीं आए हैं उसमें आपने पिछले एमपीएस को फेल डिक्लेयर किया है, तो उसमें क्या आप कुमारी शैलजा और डॉक्टर रामप्रकाश को भी शामिल करते हैं? देखिए डॉक्टर रामप्रकाश तो डॉक्टर रामप्रकाश नहीं, रामप्रकाश वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उसके बाद तो बहुत बीच में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अगर वो फेल रहे भी तो उसके बाद तो चलो कुमारी शैलजा ने तो कुछ न कुछ किया भी है, इनकी तरह तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखो अपनी अपनी वर्किंग होती है। मैं उनके बारे में भी ये कह दूँ उन्होंने किया नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। वो उन अपने हिसाब से जो सोच उनकी हो रही होगी, उन्होंने अपने हिसाब से, तो मैं कहता हूँ बीजेपी की तरह फेल नहीं हुए कोई भी। आज आप अपनी दावेदारी सार्वजनिक रूप से ठोक रहे हैं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बिल्कुल सार्वजनिक, मैंने अपनी तरफ से, देखिए ये तो है नहीं कि मुझे दावेदारी ठोक रहे हैं। दावेदारी है मेरी पूरी तरह से दावेदारी है। पार्टी ने मौका दिया तो पूरे जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर भी अगर पार्टी किसी और को ठीक समझेगी, किसी को भी, हम तन मन धन से उसके साथ काम करेंगे। हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बने। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नेतृत्व में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। सर, आप विकास पे चर्चा कर रहे हैं और देश में चुनाव धर्म और जाति जैसे मुद्दों को, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, देश में सरकारें इससे पहले भी रही हैं। इस तरह का जो धार्मिक उन्माद पिछले 10 साल में पैदा हुआ देश के अंदर, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। सभी धर्म के लोग पहले भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटी मोटी बातें कई बार हो भी जाती थी, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर कोई गलत करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी और धर्म का है, गलत करने वाले को तो कर दो काम उसका, और बाकी जनता को बिना बात के क्यों इसमें घसीटा जाए, क्यों तंग किया जाए। जिसका जो मन करता, ये जो देश है ये धर्म निरपेक्ष देशों में काउंट होता है, और उसमें आज़ादी हर आदमी को अपने हिसाब से धर्म को मानने की इसमें आज़ादी है। देखिए 2014 में मैंने लोकसभा का पहले चुनाव लड़ा था, और आप सभी जानते हैं कि उस दौरान नरेंद्र मोदी की हवा नहीं कहूँगा बल्कि आंधी कह सकते उस टाइम, और उस पे मैंने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, और 1 लाख से, उस आंधी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा मुझे वोट मिले थे। और साथ साथ ही विधानसभा का इलेक्शन भी मैंने सडोरा से लड़ा था, इसी पार्लियामेंट में आता है। और वो विधानसभा का जो इलेक्शन था वो तो मैं लगभग जीतने वाली पोजीशन में भी आ गया था। वो इंटरनल कई बार वो हो जाती है सिस्टम ना, वो वहाँ मार खाई गई, और फिर भी मुझे 16,500 से ज़्यादा वोट मिले वहाँ पर। सर, आपने कहा 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी थी, तो अभी 24 में क्या होने वाला? 24 में देखो, हमारे से ज़्यादा जो मीडिया है, मीडिया को हमारे से ज़्यादा पता है कि क्या होगा। आज नरेंद्र मोदी जी की ज़मीन जो है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है, और आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों को इस दौरान, इलेक्शन के दौरान, उनके ऊपर छापे जो मारे जा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या बताती है? उनकी ज़मीन खिसकी हुई है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उन सभी का जिस तरह से दुरुपयोग, और दुरुपयोग ही नहीं कहूँगा, पूरी तरह से उनको गुलाम बना करके और उनका
मिसयूज किया जा रहा है। जिसका उनका मन करता है जिसको अंदर करने का, उसको वो अंदर करते हैं 1 मिनट में। ये आपके आप सभी के सामने है। डॉक्टर साहब एक बात है, जितनी भी एजेंसियों ने छापे मारे हैं, जिन भी नेताओं पे मारे हैं, वहां से काफी कुछ मिला है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं इंफॉर्मेशन देती देनी चाहिए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। एक भी छापा ऐसा नहीं गया जहां से कुछ बरामदगी ना हुई। देखिए, बरामदगी तो कुछ नहीं हुआ। सरकार ने करवा दी है जी, सरकार ने रखवा के बरामदगी करवा। सरकार ने रखवा ली, अंदर ही रखवा ली, तो फिर वो तो एक ही बात है, वो उनके पास थे या उनके पास थे, वो तो उनसे भी ज़्यादा। अगर किसी से कुछ मिला है वो तो ओपन लोगों के सामने आना चाहिए ना। ऐसा ओपन नहीं आ रहा है सारा कुछ, मीडिया सारा छाप रही है। नहीं, कोई विशेष बातें ज़्यादा हैं। ओपन जो आ रहा है, देखिए ओपन आ रहा है, जो कॉरपोरेट क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो कर्जा माफ हुआ है, क्या वो ओपन आ रहा है? आज मैं कल ही पढ़ रहा था, कहीं 24 लाख कुछ हज़ार का जो कर्जा है कॉरपोरेट का माफ हुआ है। 24,95,080 करोड़, ये कहीं फिगर मैंने कल देखी। और ये किसान आपके सामने में, किसान क्या मांग रही थी, कितना 750 किसान मर गए। और इनके किसी भी कांग्रेस बीजेपी के नेता का उनके प्रति 1-2 शब्द भी नहीं बोले गए, कोई आदमी मरा हो तो। कांग्रेस में संगठन ना होना और ऑब्जर्वर्स के सामने सिर्फ डबल जो इसकी जो बनती है, उससे आपकी जो चुनावी संभावना पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, संगठन की बात जहाँ तक है, संगठन, ये आपकी बात सही है कि नहीं बन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी बात को देखते हुए आज जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, वो बहुत ही सुलझे हुए और निकले हुए आदमी हैं। उन्होंने क्या किया शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने संगठन का लोअर लेवल का यानी ब्लॉक लेवल तक का संगठन उन्होंने अपने लेवल पर बनाना शुरू कर दिया। जहाँ तक कि नारेबाजी की बात है, एक बार थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन दोबारा वही सारे के सारे लोग उनके साथ उनके पास जा रहे हैं, उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये दिसंबर के तक ब्लॉक लेवल का जो संगठन है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। काम कौन करता है? काम तो वही करते हैं ना। उससे बड़े वाले जो कोई प्रधान आएगा, प्रधान ने तो नेतागिरी करनी है ना। और ये ऑब्जर्वर क्योंकि प्रभारी का लगाए हुए हैं, इसलिए जो ग्रुपबाजी की हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर ग्रुपबाजी बिल्कुल नहीं चल रही। सारे के सारे उनके साथ होते हैं टोटल। आपकी दावेदारी से शैलजा जी का टिकट कट सकता है? ऐसे है, टिकट कटने की बात तो है ही नहीं। शैलजा जी अगर आती हैं, शैलजा जी, देखो मैं स्टेटमेंट्स के हिसाब से कहूँगा, मुझे कोई कंफर्म तो नहीं है। शैलजा जी का विचार मुझे लगता कि शायद वो इलेक्शन ना लड़े। देखो मेरा अपना विचार है, कहीं की वो बात नहीं है। सीएम बनेगा। देखिए, कोशिश तो आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, बन जाए तो समय का पता नहीं लगता। गांधी का एक बयान है कि देश में कांग्रेस अगर आई तो 50% महिला सीएम बनाएंगे। तो क्या हरियाणा भी उसका? किसका बयान था? राहुल गांधी। देखो जी, राहुल गांधी जी अगर बनेंगे, वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे पहले, और जो उनका बयान है वो बयान तो पूरे देश में ही लागू होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ होगा, क्योंकि ये किसी का प्रदेश का नेता का वो नहीं है ना बयान, जरूर होना चाहिए और होगा। 50% में हम भी आएंगे हरियाणा। सारे आने चाहिए, हरियाणा कोई अलग थोड़ा है देश से। दावेदारी ठीक है।